बुलाई। शिक्षा लाने से इलाका ऊपर उठा। अब हमारे इलाके से हर साल दर्जनों आईएएस निकलते और आपकी तरह आपके बच्चे आईआईटी और टीएमटी में निकलते। तो ये जो फौज थी ये सिपाही बनने की क्वायद नहीं थी। अगर सिपाही बनने की क्वायद होती तो जाट राजपूत सिख ये जितनी भी कौमें हैं ये आपसे मजबूत है हर मायने में। राजनीतिक रूप ले लो चाहे जमीनें ले लो आपसे जाता है। इन्होंने फौज क्यों नहीं छोड़ी? ये झुंझुनू शेखावटी का सूखा पड़ा हुआ है क्यों ऊपर उठा? आज झुंझुनू से सबसे ज्यादा बच्चे क्यों निकल रहे हैं आपके आईएएस आईएएस वगैरह में? आपके और दूसरी जगह से क्यों नहीं निकल रहे? जैसलमेर से हाँ भेज दूंगा मैं। झुंझुनू में फौजी बहुत ज्यादा है, रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा है। फौज रेजिमेंट एक अर्थ चक्कर है, इकोनॉमिक साइकिल है। एक पीढ़ी जरूर सिपाही बनती है लेकिन अगली पीढ़ी के लिए रास्ते खुल जाते हैं। आपको मालूम होगा 32 सैनिक स्कूल हैं, 5 मिलिट्री स्कूल हैं और सैकड़ों ऐसी संस्थाएं हैं जिनको आप एलिट इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। जैसे आप मेयो कॉलेज में पढ़ाने जाओ महीने की 2 लाख रुपया फीस है, कम से कम 2-3 लाख। हम कहां से लाएंगे हर महीने के 2-3 लाख? लेकिन ये जो शिक्षण संस्थान मैंने बताए हैं ये आला एलिट इंस्टीट्यूशंस हैं। इनमें फौजियों के बच्चे तकरीबन मुफ्त में पढ़ते हैं और इन स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे फिर आगे चलकर अफसर बनते। यानी पहली पीढ़ी सिपाही बनी, दूसरी के दरवाजे खुल गए और उसने अपनी कौम का भला करा। उदाहरण दे देता हूँ, मुलायम सिंह जी के लड़के अखिलेश बाबू मिलिट्री स्कूल के पढ़े हैं। आज आपके जो है नेशनल डिफेंस एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, मिलिट्री स्कूल अजमेर के पढ़े हैं। हमारे सीएम हैं हुड्डा साहब पुराने, वो सैनिक स्कूल के पढ़े हैं। और कैसे कौम की रक्षा की जाती है आपको बताता हूँ हितों की। जनरल सुहाग हुए हमारे यहाँ झज्जर के, तो जब वो चीफ बने उनसे पहले का बताता हूँ, उनके दादा रिसाले की जाट टुकड़ी में सिपाही, बाप भी उसी में भर्ती हो गए। ये सैनिक स्कूल में पढ़ के जनरल बन गए और जब जनरल बने तो 2 बटालियन जाटों की खड़ी कर गए। उससे क्या हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें उन्हीं की कौम के बच्चे पैदा हुए, उसमें भर्ती किए जाएंगे। अब मान लो यहाँ खुर्रमपुर के एक आदमी को प्रधानमंत्री बना दो, सारे खुर्रमपुर का एक उद्धार कर देगा, लेकिन कदे मरेगा भी हटेगा भी ना, फिर कौन उद्धार करेगा? लेकिन आप जो जनरल सुहाग करके वैसा नहीं कर सकते। जनरल सुहाग अब चले गए, रिटायर हो गए, लेकिन अब सदियों तक उस बटालियन में उसी कौम के बच्चे भर्ती होते रहेंगे। दूसरी बात, यहाँ आरक्षण की मैंने देखा जिसी मंच पे जाओ आरक्षण की बात जरूर करते, तो भाई ठीक से आरक्षण की बात करो, कौन रोक रहा है तुमने? पर एक आदमी खड़ी कर गया, उससे क्या हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें उन्हीं की कौम के बच्चे पैदा हुए, उसमें भर्ती किए जाएंगे। अब मान लो यहाँ खुर्रमपुर के एक आदमी को प्रधानमंत्री बना दो, सारे खुर्रमपुर का एक उद्धार कर देगा, लेकिन कदे मरेगा भी हटेगा भी ना, फिर कौन उद्धार करेगा? लेकिन आप जो जनरल सुहाग करके वैसा नहीं कर सकते। जनरल सुहाग अब चले गए, रिटायर हो गए, लेकिन अब सदियों तक उस बटालियन में उसी कौम के बच्चे भर्ती होते रहेंगे। दूसरी बात, यहाँ आरक्षण की मैंने देखा जिसी मंच पे जाओ आरक्षण की बात जरूर करते, तो भाई ठीक से आरक्षण की बात करो, कौन रोक रहा है तुमने? पर एक आरक्षण मैं भी बता देता हूँ, उसके ऊपर चर्चा करो। आज मैं ओबीसी आरक्षण में नौकरी पा जाता हूँ, कल रिटायर होऊंगा, मरूंगा तो मेरी एक खाली जगह होगी, मेरी जगह एक ओबीसी का बच्चा लेगा, लेकिन क्या गारंटी है? हीर का ही होगा। ओबीसी में तो जाट भी है, गुर्जर भी है, माड़ी भी है, सुनार भी है, लुहार भी है। फौज में ऐसा नहीं है। गोरखों की पलटन से 100 गोरखे रिटायर हुए तो उनकी खाली जगह गोरखों के भारत लेंगे। सिखों की पलटन से 200 सिख रिटायर हुए तो उनकी खाली जगह सिखों के भारत लेंगे। ये है आरक्षण दादा लाई वाला, जिसके ऊपर आप चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि गांव देहात के बच्चे का सवाल है। और एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि फौज कैसे टिकी हुई है। आपने 26 जनवरी 15 अगस्त को एक घोड़े पे टुकड़ी देखी होगी, भाला लिए खड़ी रहती है, उसको बोलते हैं पीबीजी, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। फौज का हिस्सा है। यहाँ बैठा हुआ एक भी आदमी उसमें भर्ती नहीं हो सकता, चाहिए वो अपने मन में कितना बड़ा जोरावर सी हो। क्यों? बिल्कुल फिक्स है, उसमें जाट, सिख और राजपूत 3 कौमें ही भर्ती होती है। वो अपना हिस्सा नहीं छोड़ रहे भाई। उनको मालूम है गांव देहात के गरीब बच्चे के, जिसके अंदर मान लो काबिलियत कम है, उस पर ऊपर उठने का इस पहली सीढ़ी बनेगी। शिक्षा के रास्ते खोलेगी, स्वास्थ्य के रास्ते खोलेगी, दुनिया को देखने के रास्ते, और फिर दादा लाई वाला आरक्षण। और मैं तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, हो सकता 20-30 साल बाद आरक्षण को इतना डाइल्यूट कर दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर चीजों का निजीकरण हो जाएगा।
लेकिन जिस जिस देश की फौज जो है वो कभी प्राइवेट नहीं हो सकती। जब तक देश रूपी कोई भी व्यवस्था जिंदा है, फौज प्राइवेट नहीं हो सकती, और तब तक ये जो आरक्षण फौज का है ये चलता रहेगा। तो इसको छोड़ो मत, जो आपको छोटा लगता हो इसके ऊपर खड़े हो, इसके लिए अपना समर्थन देना। मैं नहीं कह रहा भाई कबड्डी खेलो, पर जिस रूप में भी इसको आप सबल बना सकते हो, इस व्यवस्था को बढ़ा सकते हो, उसमें अपना दिया। ज्यादा टाइम हो गया, भाई मेरे साथ पीछे आ गए, कुछ अगर कड़वा कह गया हूं तो भाई आप उसको मेरी गलती कह के माफ कर देना, आपका भाई हूं। पर अगर कोई चीज जायज लगी है तो आज इसे जीवन में उसको उतार लो। जय श्री कृष्ण। झगड़े में उलझे रहे, जो आसुरी शक्तियां थी उनके खिलाफ खड़े रहे। दूसरी चीज उन्होंने कहा गीता जैसा ज्ञान दिया, उनसे बड़ा नीतिवान कोई नहीं हुआ। तुमने अच्छी चीज छोड़ गई, दही के ऊपर चिपट गए हो तुम। अरे जिसके बाप के पास में 60,000 गायें थी, क्या वो दही चोरी करता अंडेगा के? शर्म करो, तुमने पढ़ा ही नहीं। कोई तो कृष्ण को तुमने पढ़ा नहीं, तुम्हारे आंख में जो आपके सामने टेक दिया उसी को तुमने स्वीकार कर लिया। और तो हम पहली कौम है जो अपने बाप दादा को गाली दे रही है। तो भाई आज के बाद जो भी हमारे कार्यक्रम हो, वहां लठ वाले सुदर्शन चक्कर वाले श्री कृष्ण जी को पूजा करो। एक गाय और इसने छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? कुछ तो नया करो भाई, या वही पुरानी रेल को खींचे जाओगे। और मैं इन बच्चों को कहना चाहता हूं, बोलना तो ज्यादा भाई, समय की पाबंदी हो तो बता देना, मैं डिसिप्लिन रहने वाला आदमी हूं। एक तो ये बालक जो आप लोग उठ गए हो, आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, और फील्ड्स में आप जाओगे, हो सकता है बाद में प्रशासनिक उसमें भी चले जाओ। एक चीज ध्यान रखना, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब राम जी ने लंका जीत ली तो लंका तो सोने की थी। लक्ष्मण बोले भाई यही मौज करेंगे, इससे बढ़िया मौज क्या है, इतनी अच्छी जगह। तो उन्होंने कहा जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी जो माता है जन्म देने वाली, और जो जन्मभूमि है वो तो भाई स्वर्ग से भी बढ़ के है। तो आप लोग कल मेट्रोज में जाओगे, बड़े बड़े शहरों में जाओगे, विदेशों में जाओगे, पर इस माटी को मत भूलना। आपका फर्ज बनता है जब आप किसी काबिल बन जाओ तो किसी भी रूप में इस धरा पे आके अपना योगदान देना, अपनी जड़ों को मत भूलना। मेरे को तो बड़ी खुशी हुई, हमारे राव साहब हरफूल सिंह जी और ये पुलिस अफसर साहब आए हैं अपनी जन्मभूमि। ज्यादातर अफसर जो है दूरी बनाते हैं ऐसे मंचों से, लेकिन बहुत खुशी है कि ये अपनी जन्मभूमि को नहीं भूले। तो मैं इन बच्चों से भी उम्मीद करता हूं कि जीवन में बहुत चीज बहकने के लिए मिलेंगी, रंगीनियां मिलेंगी, सुख सुविधाएं मिलेंगी, आप धन से समर्थ हो जाओगे, लेकिन अपनी जन्मभूमि को मत भूलना। जब कुछ काबिल बन जाओ तो अगली नस्ल है, जैसे तुमको प्रोत्साहन मिला, उस आने वाली नस्ल को आप प्रोत्साहित करना किसी भी रूप में, चाहे धन के रूप में हो, चाहे आप मोटिवेशनल आपके लेक्चर्स या कोई भी कुछ भी ऐसे हो उसके रूप में। तो मैं इन बच्चों से भी उम्मीद करता हूं कि जीवन में बहुत चीज बहकने के लिए मिलेंगी, रंगीनियां मिलेंगी, सुख सुविधाएं मिलेंगी, आप धन से समर्थ हो जाओगे, लेकिन अपनी जन्मभूमि को मत भूलना। जब कुछ काबिल बन जाओ तो अगली नस्ल है, जैसे तुमको प्रोत्साहन मिला, उस आने वाली नस्ल को आप प्रोत्साहित करना किसी भी रूप में, चाहे धन के रूप में हो, चाहे आप मोटिवेशनल आपके लेक्चर्स या कोई भी कुछ भी ऐसे हो उसके रूप में। मैं किसी और मुद्दे पे बोलने आया था और बाद में बोलूंगा, शायद लोगों को यहां समझ में नहीं आए। 5 सूत्र बता देता हूं जो किसी कौम के लिए बहुत जरूरी है, उसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं, गांव का आदमी भी समझ सकता है। पहला तो सुन लो भाई, अहीर भाइयों, खाना सीख लो। खाने का मतलब ये पकौड़ी नहीं है, ये जलेबी खा लो। खाने का मतलब है अपनी सेहत के लिए जो उत्तम है, चाहे ग्रामीण देहात में वो चीज मुफ्त में मिलती हो, उसका सेवन करो, नशे पत्ते से दूर रहो। यहाँ का तो मालूम नहीं, मारे एक आग लगी है, मारे तो कोई ब्याह जब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक दारू पी के लठ नहीं बजा लेते। ये हीर जो है ना, नए ठाकर बन रहे हैं, ये दारू पी पी का, ये रिवाड़ी और ये इसके दिल्ली की तरफ के। तो
आप लोगों ने खाने पे जरूर ध्यान देना है, नस्ल को उत्तम करना। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, हालांकि खिलाड़ी काफी यहाँ है, नई नस्ल में इतना नूर नहीं है भाई, बालक तगड़े होने चाहिए। देखो कागजी डिग्रियां ना व्यक्ति की मौत के साथ मर जाती है। मैंने पीएचडी कर ली, कल मरूंगा डिग्री मेरे साथ मर जाएगी। लेकिन अगर मेरे अच्छे अंदर जीन्स है, 6 फीट का हूँ का जवान, तो अगली नस्ल को अपने जीन्स ले जाऊंगा। तो खाने पे जोर जरूर दो, जमीन पे सो जाओ, फटे हुए कपड़े पहन लो, लेकिन उत्तम खाओ। उत्तम मतलब जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये दारू धप्पड़ नशे से दूर हो। अहीर खाने पे बर्बाद नहीं करता है, खाने पे पैसा नहीं लगाता, वो फालतू चीजों में ज्यादा लगाता है। जब खाना आ जाए तो फिर खेलना सीखो। खेलने का मतलब है शरीर को एकदम सबल बनाओ, मजबूत बनाओ, अपनी नस्ल को उत्तम करो। 4 फीट की नस्ल नहीं चाहिए, अहीर के छोरे तो 6 फीट होने चाहिए। तो इसके लिए हर गांव में 2 चीज जरूर बनाओ। हम मंदिर बहुत बड़े बड़े बना देते हैं, करोड़ों रुपए लगा के। जो मुंबई दिल्ली में चले गए सेठ, यहाँ का इलाका वो पहले मंदिर ठोकता है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर आपका ये शरीर है, इसको स्वस्थ रखो, अपने विचारों को स्वस्थ रखो। इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है, इसकी पूजा करो। तो खाना सीखना है तो शिक्षित होना, और शिक्षित का मतलब रोटी वाली पढ़ाई नहीं है। रोटी वाली पढ़ाई तुम मतलब डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, कहीं अफसर बन जाओगे। कौम के बारे में भी कुछ चीजें सीखो, पढ़ो, अपना इतिहास जानो, खुद को जानो, स्वाभिमान जगाओ। ऐसे चीज का योगदान दो जिससे समाज का कल्याण हो। खुद का पेट भरना जो है जीवन लक्ष्य कभी नहीं होना चाहिए। और जब खाना खेलना पढ़ना आ जाए तो भाई राव साहबो बैठना सीख लो। मैं भरतपुर में गया था साल भर पहले, मतलब तुम यहाँ जितने भी गाँव 10, 20, 50 तुम बैठते क्यों नहीं? साल 6 महीने में पंचायत करा करो, आपस के मामले सुलझाओ, कौम के लिए आगे बढ़ने के लिए चिंतन मंथन करो। अरे मौला ये जो तुम मृत्यु भोज कर रहे हो इसको बंद करो। बोला जी मारे तो आदमी बैठते ही, जब कोई बूढ़ा मारे तो बोले इसका मतलब सारे बूढ़ों ने मार दोगे तभी बैठोगे, वैसे बैठोगे नहीं भाई। अरे बूढ़ों के मरने का क्यों इंतजार कर रहे हो? जब बैठोगे अच्छे काम के लिए बैठ लो भाई। तो जो कौम बैठती नहीं है उस कौम का भी उद्धार नहीं हो सकता। कलयुग में कहते हैं संगे शक्ति कलयुगे। अगर इकट्ठे रहोगे तो सब कुछ मिलेगा, राजनीतिक पहचान भी मिलेगी, सामाजिक पहचान भी मिलेगी, और हर क्षेत्र में छा जाओगे। लेकिन अगर एक एक करके इधर बिखर जाओगे, कौम बैठेगी नहीं। मैं उसका एक उदाहरण दे देता हूँ। मैं हरियाणा का हूँ, हरिद्वार का। हरियाणा में इतने जाट नहीं है जिससे जितनी ज्यादा आबादी के जाट आपके राजस्थान में, तादाद की, पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, नफरी की। लेकिन हमारा जाट मजबूत क्यों है? पश्चिमी यूपी में भी इतने से जाट लेकिन मजबूत क्यों है? उनको बैठना आ गया है, उनके पास खापे हैं, उनका सामाजिक संगठन है। छोटी सी बात होते ही खाप बैठ जाती है। हम तो 5 आदमी नहीं इकट्ठे कर पाते। मान लो कभी कोई समाज के ऊपर कुछ चीज आ गई तो सामाजिक संगठन जरूर बनाओ अपने, और बैठना सीखो। ये सोच लो कि महीने 2-3 महीने में एक दिन से 2 घंटा 3 घंटा अपने समाज के नाम पे आपने ऐसी बैठकें जरूर करनी है, जो विशुद्ध रूप से सामाजिक हो। राजनीतिक तो चलता रहेगा। तो खाना, खेलना, पढ़ना, बैठना सीखो। और उसके बाद जो आखिरी चीज बता रहा हूं वो बोलना और डोलना सीखो। देखो भाई, जो कौम अपने नेताओं के सामने बोल नहीं सकती उसको कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक किस्सा बता देता हूं, नाम नहीं लूंगा। एक नेताजी का छोरा अमेरिका से पढ़ के आया, हरियाणा का, बहुत बड़ा नेता। हमारे वालों ने जिता के दिल्ली पहुंचा दिया एमपी बना के। कुछ दिनों बाद में जो कौम अपने नेताओं के सामने बोल नहीं सकती उसको कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक किस्सा बता देता हूं, नाम नहीं लूंगा। एक नेताजी का छोरा अमेरिका से पढ़ के आया, हरियाणा का, बहुत बड़ा नेता। हमारे वालों ने जिता के दिल्ली पहुंचा दिया एमपी बना के। कुछ दिनों बाद में एक बुढ़ा अपने पोते को लेके पहुंचा। बोला भाई मेरे छोरे ने कहीं लगवा के। बोला ताऊ उसने टेस्ट देने दे फिर देखांगा। तो बोले तू एक लंबा सा कच्छा पहन के उतरा था जहाज पे, वो बरमूडा बोलते ना आजकल। हमने कोई टेस्ट लिया, सुसरते को जिता के दिल्ली भेज दिया।
बिना टेस्ट किया तू मेरे छोरे के लिए बोल रहा है, तो बोला ताऊ रुक जा, पूरा मत मानिए, अभी तेरे छोरे का इंतजाम करता हूँ। अगर ताऊ बोलता नहीं तो कुछ नहीं मिलता। हम जब भी कोई आता है, हमारा नेता है, कुछ भी दंडवत हो जाते हैं उसके सामने, उसको अपनी टांट पे बैठा देते हैं, फूफा बढ़ा के, खुद नीचे बैठ जाते हैं, उसको माड़ा मुड़ा पहरा के पूछते हैं, फिर वो थारी छाती पे 2-4 बाण छोड़ के और चला जाता है। अरे जब भाई रानी के पेट से राजा थोड़ी पैदा हो रहा है, लोकतंत्र में तो आपकी वोट से पैदा हो रहा है। और जब हमने अपनी वोट से उसको राजशाही दिया है तो भाई फिर उससे बोलो भी भाई अब मेरे गांव की जरूरत ऐसी है, मेरे इलाके की जरूरत है, मेरे समाज की जरूरत है, तो बोलना सीखो भाई। क्यों मन मन में गीत गा रहे हो और इसके साथ डोलना सीखो। समाज का प्रोग्राम चाहे वो नीम का थाना और चाहे वो बांग्लादेश बॉर्डर पे, अगर समाज का प्रोग्राम है तो जाओ, पैदल जाओ, साइकिल से जाओ, ऊंट से जाओ, गड्डी पे बैठ के जाओ, पर जाओ जरूर। जो कौन डोलती नहीं घूमती, किताबों में सारा ज्ञान नहीं है, घूम घूम के भी सीखा जा सकता, भ्रमण करके भी सीखा जाता, पता चलता है कौन कहाँ है। 20-30 साल पहले मेरे को नहीं मालूम था यहाँ इतनी आबादी है हीरो की। मैं भी कूप मंडूक बना और सोचता था हीरो वाली हीर है और कोई है ही नहीं। अपने बालकों को रोको मत, भ्रमण करना सीखो। और अंत में खासतौर से राजस्थान पे ज्यादा लागू होता है, बैठने का सलीका सीख लो। आज तुम जहां बैठे हुए हो, आने वाली नस्लों के लिए भी वही जगह रिजर्व हो जाएगी। हमारे बीच में हमारे भाई मौजूद हैं, मारवाड़ की तरफ गए, बोले रहे कौन सी जात से, और उसका तो छोटो मैं अपने गांव की बता देता हूँ। पहले बड़द बैल लेने के लिए नागौर पर्वतसर आया करते थे, तो उस जमाने में कोई हवाई जहाज तो थी नहीं, पैदल चलते थे। सुबह रोटी बांधी और पैदल पहुंच गए भाई वहां मेरे खाट बैठा के गुड़गुड़ा रहा था ठाकर भाई, मार तो ठाकर से नहीं भाई। बोला रे जात किसी है, बोला भाई अहीर है। बोला समस्त पवित्र आत्माओं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, और एक बहुत खुशी की बात है कि समिति जो है ग्रामीण अंचल के अंदर ऐसे कार्यक्रम करती है। भाई बात सुनो, या तो बुलाओ मत, या बुलाओ तो सुन लो, बहुत बड़ी कमी है। मैं तो बैठ जाऊंगा वहां, कोई रोने की बात नहीं है। ये इस कौम की कमी है, और जो कौम डिसिप्लिन नहीं रहती ना वो राज नहीं करती है। अंग्रेज आए थे वो 7 समुद्र पार, डिसिप्लिन था इसलिए राज करा सब पूरी दुनिया पे। दूसरा ये खाने का भूल जाओ अभी, अगर तुम आधा दिन भूखे नहीं रह सकते तो फिर लाना थे तुम्हारे ऊपर है। क्या खाने के लिए आए यहाँ पे? मैं राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में घुसा हूं, ये बहुत बड़ी बीमारी है। राजस्थानी आदमी बिना नमकीन खाए रह नहीं सकता किसी जगह। तो सुन लो, रोटी बाद में खा लेना, मैं खाली पेट निकला हूं घर से। एक तो ज्यादातर जो संगठन है समाज के वो शहर तक सीमित रह गए हैं। देखो कहानी क्या है, अहीर कौम मुख्य रूप से बस्ती गांव में है और संगठन खोल रखे हैं शहरों में, और वो शहरी संगठन गांव में नहीं आते। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है इस समिति ने ग्रामीण अंचल के अंदर ऐसी छोटी जगह में बड़ा अच्छा कार्यक्रम करा है। दूसरी चीज, मेरे एक बहम था कि भाई हमारे इलाके से ही जो है बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग IITs में निकलते हैं। यहाँ के एक छोटे से एरिया में देखा तो बड़ा खुशी हुई है, भाई कौम आगे बढ़ रही है। अब ये मीठी मीठी बात कह दी, थोड़ी सी कड़वी बोल देता हूँ। ज्यादातर जगह संगठन में जाता हूँ तो एक कृष्ण जी के हाथ में ना ये अंडे और मक्खन तक छोड़ देते हो। देखो भाई, मैंने तुम्हारी पहली कौम देखी है जो अपने बड़े बूढ़ों के ऊपर लांछन लगाती है। महर्षि दयानंद और मॉडर्न एरा के अंदर ऋषि अरविंदो घोष, उन्होंने कहा है कि संपूर्ण सनातनी इतिहास में अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो निष्कलंक है, जिस पर एक भी इतना सा भी आरोप नहीं है, तो श्री कृष्ण है। और तुम श्री कृष्ण जी को कभी नचवा रहे हो, कभी मक्खन चुरवा रहे हो, कभी क्या नाम से मुरली बजा रहे हो। अरे श्री कृष्ण जी ने जो काम करा उसके ऊपर तो गौर करो।
श्री कृष्ण जी 126 साल के करीब जिए और उसमें ज्यादातर टाइम तो बोले कौन सी जात है? बोले भाई राव साहब है। कहाँ के? बोले हरियाणा। नाम क्या? बोले राव खड़क सिंह। बोले ये क्या होता है? बोले भाई छतरिया। बोले ऊपर आ जा, हमारे साथ रोटी खा लो। तो वो जो नीचे बैठा हुआ था वो बोला अरे सुसरा ये तुम्हारे काम का है? यो क्या कर दिया? तो सारा खेल ये है कि अगर वो भी नीचे बैठ जाते तो जो भी आता आगे 100 साल तक कोई अहिर का बच्चा आता उसको नीचे बैठना पड़ता। ये बैठने का सलीका जरूर सीख लो, और जहां मान सम्मान नहीं जगह छोड़ दो, लेकिन कुकुर मत बनो, कुत्ते मत बनो, शेर बन के लो। हमारे समस्या नहीं है, पर कहीं ना कहीं है, तो ये संदेश दूर तक जाना चाहिए। अगर कौम में स्वाभिमान नहीं है तो फिर कौम कुछ नहीं है। और भाई ज्यादा समय हो रहा शायद आयोजक दिन भी हो रहा, तो मैं जिस रेजिमेंट के मुद्दे पे मैं बोलना है वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। समस्या यहाँ से नहीं है, समस्या इनसे है जो ऊपर बैठे हैं। इनने ये समझ लिया कि रेजिमेंट का मतलब है फौज में सिपाही बनने की कवायद। मैं नहीं कह रहा आईएएस मत बनाओ, डॉक्टर नहीं बनाओ, इंजीनियर नहीं बनाओ, मैं तो कह रहा हूं तुम चांद पे घालो बच्चे को। पर क्या सारा खुर्रमपुरी आईएएस बन सकता है क्या? या सारा खुर्रमगढ़ डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा? भाई कोई एक आधा मेरा जैसा भी अनाड़ी होगा जो पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता होगा, पर लट चलाना आता है। भाई गांव देहात का बच्चा शरीर का तो मजबूत है, फिर हर बच्चा भाई एमबीए नहीं कर सकता। मान लो बाप के पास में पैसे नहीं है 5, 10, 20 लाख रुपए खर्च करके एमबीए कराने का किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, लेकिन जो पैदा हुआ है उसको रोटी जरूर चाहिए। तो हमारे यहाँ अहिरवाल की रोटी 2 चीजों पर आधारित है, एक हड़ पे, हड़ मतलब खेती बाड़ी, और एक हथियार पे मतलब ये फौज। अब हड़ तो सब जगह हो गया कमजोर। मान लो मेरे दादा के पास 10 बीघा जमीन थी, 2 बालक हो गए 5-5, फिर आगे 2 हो गए 2.5 बीघा रहेगी। ये जमीन रबड़ तो है नहीं, बढ़ेगी, जमीन में पानी भी नहीं रहा, तो हड़ कमजोर हो गया है। लेकिन हथियार जो है यानी फौज की नौकरी, उस पे हमारा जोर लगा रहा। उससे क्या फर्क हुआ मैं आपको बताता हूं। जब लोग फौज में गए यानी बाहर गए घूमे डोले, तो वो सबसे पहले शिक्षा को लाए। शिक्षा लाने से इलाका ऊपर उठा। अब हमारे इलाके से हर साल दर्जनों आईएएस निकलते और आपकी तरह आपके बच्चे आईआईटी और टीएमटी में निकलते। तो ये जो फौज थी ये सिपाही बनने की कवायद नहीं थी। अगर सिपाही बनने की कवायद होती तो जाट